कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चले हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। नवंबर 2025 पहला महीना जनवरी हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले गोचर की व्यवस्था समझ लेते हैं। और गोचर की व्यवस्था समझने से पहले मुझे सिर्फ आपके 10 से 15 सेकंड चाहिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। कल डीप स्कैनिंग कर रहा था मैं मीन राशि के जातकों के लिए, और सेकंड स्टेज आपके ऊपर आने वाली है 7:30 की। एक सूत्र मैंने निकाला है, वह मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। पहले मैं अपना विषय निपटा लेता हूँ। इसके पश्चात आपको बहुत सारे लाभ घर बैठे ही मिल जाएंगे। वह सूत्र समझ लीजिएगा, बड़ा सरल है, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा आपका धन नहीं खर्च होगा, लेकिन भटकाव से बच जाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि शनि बाबा आए और संघर्ष ना हो और वह संघर्ष आपको कुछ सिखा के नहीं जाए। तो वह व्यर्थ के संघर्ष से बचाने के लिए मैंने एक सूत्र निकाला है। एक बार मैं ये विषय कंप्लीट कर लेता हूँ, आपको राशि का फल समझा देता हूँ, ग्रहों की व्यवस्था समझा देता हूँ। उसके पश्चात मैं सूत्र के लिए प्रार्थना करूँगा, तो आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। आपका आने वाले 5 साल बहुत ज़्यादा उत्तम जाएंगे। चलिए पहले गोचर समझ लेते हैं। सूर्य बाबा 14 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि पर, फिर 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2025 तक रहेंगे मकर राशि पर, 10 नंबर राशि में आ जाएंगे। मंगल बाबा 21 जनवरी तक रहेंगे कर्क राशि पर नीच प्रभावी, लेकिन 21 जनवरी को हो जाएंगे नीच प्रभाव से मुक्त, और 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक रहेंगे मिथुन राशि पर। अब ये कर्क से आगे जाने के बजाय ये उल्टे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उल्टा चलना तो स्वभाव नहीं है इनका। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 7 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक 80 दिनों के लिए इनकी चाल वक्री बनी रहेगी, इसलिए आ रहे हैं पीछे। अच्छी बात है, 21 तारीख को नीच प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। नीच प्रभाव का मतलब है पावर जो आदि थी वह पूरी आ जाएगी, जो वेस्ट हो रही थी। बुध बाबा को समझ लेते हैं। 4 तारीख तक यह रहेंगे वृश्चिक राशि पर, 4 जनवरी तक मंगल देव के साइन में। उसके पश्चात 4 जनवरी से 24 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि पर, बहुत उत्तम है ये। उसके पश्चात 24 जनवरी से फिर आगे 11 फरवरी 2025 तक रहेंगे मकर राशि पर, यह भी बहुत बढ़िया है। बुध गुरु और बुध शनि, लेकिन 34 दिनों के लिए जनवरी महीने में अस्त हो जाएंगे, और तारीख रहेगी 20 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक। अस्त होने का अर्थ सिर्फ यही समझिएगा कि कोई भी ग्रह अगर अस्त है तो उसका प्रभाव अस्त नहीं होता है, प्रभाव वैसे ही मिलता रहता है। अगर शुभता है तो शुभता आती रहेगी। हमारी दृष्टि से ग्रह दूरी होने के कारण कुछ थोड़ा सा प्रकाश के कारण ओझल हो गया है, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके परमाणु, उसकी किरणें हमारे तक आ रही हैं। सूत्र को समझ लीजिएगा। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 वृष राशि में जैसे वक्री हो गए थे वैसे ही बने रहेंगे, और अगले महीने 4 फरवरी 2025 पर ये मार्गी हो जाएंगे। अब ये 119 दिनों की ये अवधि जो है मान्य रहेगी, लागू रहेगी। 28 दिसंबर 2024 से पूरे 1 महीने 28 जनवरी 2025 तक शुक्र बाबा जो है शनि देव के साथ बैठेंगे कुंभ राशि पर, यानी इस महीने भी बैठे रहेंगे 28 तारीख तक। धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहती है। उसके पश्चात और भी ज़्यादा आशीर्वाद देंगे, क्योंकि 28 जनवरी से लेकर 31 मई तक फिर मीन राशि पर उच्च प्रभावी होकर गोचर करेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि मीन राशि पे राहु बाबा बैठे हुए हैं। शुक्र बाबा उच्च के वहाँ पहुँच तो जाएंगे, लेकिन राहु के संपर्क में भी आ जाएंगे, केतु बाबा के संपर्क में आ जाएंगे। अच्छी नहीं है राहु और केतु की संगत ना, शुक्र की उच्चता को ध्यान में रखते हुए। तो क्या करना है हमारे को? राहु और केतु से शुक्र बाबा को बचा कर रखना। वो समझाऊंगा मैं कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीज़ों से बचना है। शनिदेव कुंभ राशि में ही बने रहेंगे। 29 मार्च 2025 में आगे बढ़ेंगे मीन राशि पर। राहु मीन राशि में बने रहेंगे। 18 मई को आगे यानी पीछे आएंगे। केतु कन्या राशि बने रहेंगे। 18 मई को 2025 में फिर ये आगे मूव करेंगे, यानी कि पीछे आ जाएंगे सिंह राशि पे। चलिए कुंडली में व्यवस्था देख लेते हैं। बृहस्पति देव की व्यवस्था से विषय आरंभ करते हैं। मीन लगन कल्पना की एक असीम शक्ति को धारण करने वाले मीन राशि के जातक, लेकिन आशीर्वाद नहीं होने के कारण वह प्लानिंग जो है वो अस्थिरता बदल जाती है। बहुत सारी प्लानिंग एक साथ आ जाती है, उसको साधना नहीं आ पाता है।
गुरुदेव जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर अगले महीने मार्गी हो जाएंगे। जो कर रहे हो बिल्कुल उत्तम कर रहे हो, उसका रिजल्ट अगले महीने से मिलने लग जाएगा। समय होता है, काल जो है वो थोड़ी मेहनत करवा के फिर रिजल्ट देता है, फिर मेहनत करवा के फिर रिजल्ट देता है। ये क्रम है, रोज़ाना ही रिजल्ट मिलते रहेंगे। फिर विपरीत परिस्थिति जब तक नहीं आएगी तो संघर्ष के लिए कैसे आगे बढ़ोगे कि हाँ ये विपरीत परिस्थिति आई है, कुछ सोल्यूशन खोजिए, तो ही कोई नया आविष्कार जन्म ले पाता है। समझे आप मेरी बात को? यानी कुल मिला के आपकी दृष्टि कैसी है वह निर्धारित करती है कि काल क्या करवाने वाला है आपसे। काल तो वैसे ही बना हुआ है, आप करना क्या चाहते हो ये आप जहाँ खड़े हुए हो अपनी चेतना के स्तर के साथ में वह निर्धारित कर देता है कि आपका उत्तम भविष्य कैसा होगा, क्या करना चाहते हो। तो कहने का भाव यह है कि अभी थोड़ा सा मेहनत वाला काल है ओवरऑल, और ये मेहनत जो है अब अगले महीने से बहुत ज़्यादा उत्तम प्रभाव देने लग जाएगी। ये मैंने केवल गुरु की बात कही है, अभी मैं और ग्रहों पे नहीं गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मेहनत ही करते रहोगे, और ग्रहों का जो गोचर है उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा उत्तम रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जो सूत्र मैं अंत में दूंगा उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिला के चीज़ है कि ठीक है, मेहनत का पक्ष अभी थोड़ा सा बना हुआ है, ये स्थिति पूरे महीने बनी रहेगी। अब इस बात को, प्रार्थना को समझिएगा, क्योंकि शुक्र जो है 28 तारीख से यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे, लगन में उच्च के हो जाएंगे। लगन में उच्च के होते ही शुक्र राहु के प्रभाव में आएंगे ही आएंगे। अब होगा क्या? होगा यह है कि जहाँ तक मेहनत वाले सेक्शन पे जो अभी तक चलता आ रहा था, एकदम से नई उपलब्धियाँ राहु अपनी माया से दिखाने लग जाएगा। होगा क्या? सबसे पहले तो व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण। अच्छा भला बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इन चक्रों में पड़ गया, या अच्छा भला पढ़ाई कर रहा है कि मेरे को ना एक मैंने वीडियो देखी, उस पर एक ऐप है, उससे मैं इतना इतना कमा लूँगा, मैं अपनी फीस भी खूब दे दूँगा, घर के सारे खर्चे चला लूँगा। ये है राहु। उसके पश्चात ध्यान भटकने लग जाएगा। कहाँ भटकने लग जाएगा? अच्छे भले विवाह के सूत्र में बंधे हुए हो, बैठकर बात करने के बजाय बाहर की तरफ जो है ध्यान जाने लग जाएगा, पाप कर्म करने लग जाओगे, शनि बिगाड़ लोगे। ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा कि जो मीन राशि का जातक सब पे फर्क पड़ेगा, वो तो कोई भी आयु को कैसे भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रभाव बता रहा हूँ। ये प्रभाव भौतिकता में भी हो सकता है। अच्छी भली बहुत अच्छा भोजन कर रहे हो, अचानक से चीज़ आ गई कि भाई जो है हमें तो सर से पैर तक घी में डूबना है, देसी घी में, और एकदम से एक ही रात में करना है। भावना अच्छी है लेकिन हमें एक ही रात में करना है, यह है राहु भटकाने का प्रयास। अच्छी भली चीजें कर रहे हो, एकदम मन में डाउट आ गया कि जो हम ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारे को अच्छे भले जो है हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हमारे को किसी ने बता दिया कि हनुमान जी की पूजा करने से तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बताइए, हमारी जो संस्कृति है उस पर सीधी चोट कर दी, और आप जो है ज़्यादा डरे हुए हो, एकदम आपने भी हाथ खड़े करके उसकी हाँ में हाँ मिला दी। समझिएगा इस बात को। तो ये क्या करेंगे? ये अच्छे भले शुक्र की जो ऊर्जा है, गुरु ग्रह हैं, टीचर हैं, कल्याण करते हैं, लेकिन राहु की संगत है, केतु की संगत है, इससे अपने आप को बचा के रखते हो। थोड़ा सा समय व्यतीत करते हो, 72 घंटे का टाइम देते हो, फिर परिस्थिति देखते हो, समझते हो, ये बचे रहेंगे। यह भी स्थिति आपकी होने वाली होगी तो बेशक अगले महीने से, लेकिन मैं अभी ही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। धन की स्थिति समझ लीजिए, धन की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा उत्तमता आएगी, धन भी आएगा, लेकिन धन का जो ठहराव है वह ठहराव थोड़ा सा कम हो पाएगा, और उसके साथ में जो भौतिकता है उस पर थोड़ा सा धन खर्च होगा, और वहाँ पर थोड़ा सा अगर समझदारी से काम नहीं लेते हो, मान लीजिए कुछ चीज़ें ही खरीदते हो, तो थोड़ा सा उसकी मेंटेनेंस पे भी पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन थोड़ा समझदारी से काम लेते हो तो तुम धन भी आएगा और अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। हर चीज़ ना खर्चे में नहीं गिननी चाहिए। आपके घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है, वह चीज़ आई और आपने बोला देखो खर्चा हो गया, खर्चा नहीं होगा, उस चीज़ की ज़रूरत थी, वह इन्वेस्टमेंट है। समझे आप मेरी बात को? यहाँ पर थोड़ा सा सोच बदलने की आवश्यकता है। मेहनत के सेक्शन पे बात कर लेते हैं। मेहनत के सेक्शन पे शुक्रदेव का साइन है, वक्री होकर गुरु बैठे हुए हैं, अभी ऐसे ही बैठे रहेंगे पूरे महीने। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हो उससे बचना है, किसी भी प्रकार से ऐसी व्यवस्था से बचना है कि मैंने तो वहां पर जबान दे दी, अब मैं क्या करूं। समझ जाइएगा, ये तीसरे घर के गुरु हैं। ये क्या करते हैं? व्यक्ति अपने ही मुख से अपना ही भाग्य को क्षीण कर लेता है। बस इस बात का ध्यान बना के रखिएगा, अदरवाइज जो है थोड़ी सी परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है।
सुख स्थान के ऊपर बात कर लेता हूँ। सुख स्थान पे थोड़ा सा फर्क यह है कि मंगल आ गए हैं, और मंगल जो आ गया अभी पूरी पावर के साथ आ गए, लेकिन अभी भी वक्री है, और वक्री में भी महावक्री चल रहे हैं। क्या ध्यान रखने योग्य बात है? ध्यान रखने योग्य ये बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सम्मुख एक दूसरी कमाई का जरिया आ गया है और वहाँ पर आपको लुभावने ऑफर दिख रहे हैं, तो अच्छी भली जिस कमाई से आपकी दाल रोटी चल रही है उसको इग्नोर करके सारे जो ताजो पेशी करनी है वह उस नई कमाई को कर दी। अपना जो मुख्य बेस है उसके साथ साथ में धीरे धीरे कोई दूसरी लाइन अगर पनपती है आपकी मेहनत से, आपके विश्लेषण से, A to Z विश्लेषण से, तो ही ग्रीन झंडी हमारे को दिखानी है, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत बनी रहेगी। चुनाव ध्यान से करिएगा, भूमि का चुनाव ध्यान से करिएगा। जगह बदलनी पड़ सकती है अगर, तो चुनाव ध्यान से करिएगा। एकदम से ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उस पर इस बात से विश्वास करते हुए और अपनी दृष्टि से नहीं देखते हुए आप हाँ कर दो, व्यर्थ में आपको परेशानी हो सकती है। यही है, शुक्र को बचा के रखना है राहु से, थोड़ा सा यहाँ पर विवेक से कार्य लेना आना चाहिए। पंचम भाव के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए पंचम भाव जो है, पंचम भाव पर 21 तारीख तक इस प्रकार की चीज़ें बनी हुई हैं कि संतान पक्ष और आपकी जो इच्छा है, दृढ़ इच्छा है कि मैं इस चीज़ को लेके आगे चल रहा हूँ, यह मेरा मुख्य संकल्प है, और छोटे छोटे संकल्पों को मैं तैयार करते हुए, सीढ़े बनाते हुए यहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ, उसमें थोड़ी सी मानसिक परेशानी या धन के लिए जितनी ज़रूरत है वह 21 जनवरी के बाद ही सध पाएगा। वही चीज़ संतान पक्ष में भी लागू रहेगी कि 21 जनवरी तक थोड़ा सा मतों में भेद के आधार पर या बड़पन के अभाव में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि वो अपने कमरे में बिजी है, हम अपनी व्यवस्था में बिजी हैं और परेशान बैठे हैं कि आगे क्या होगा। समय है, धैर्य से कार्य लीजिए, बैठकर बात करिए। आप जिस आयु में हैं अपने धर्म अनुसार अपने जो कर्तव्य है, धर्म है, उसकी पालना करिए। यहाँ जो मंगल है यहाँ से आगे जाने वाले यानी पीछे आने वाले हैं और फिर जो है नीच प्रभाव है उससे मुक्त हो जाएंगे। तो जहाँ पर जो ये बैठे हुए हैं ना इतने लंबे समय तक, 21 जनवरी तक जो यहाँ बैठे रहेंगे, तो इनकी जो ऊर्जा यहाँ छोड़ के जाएंगे, इनके आगे बढ़ते ही यानी पीछे आते ही वहाँ की ऊर्जा में भी फर्क आने लग जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। छठे सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीन राशि है, मीन राशि वालों को जीवन में जो ऐसा कष्ट आता है कि कहने को कष्ट नहीं है, लेकिन हम उससे जो है फ्रस्ट्रेटेड होकर घूमते रहते हैं। उसका सिर्फ एक ही उपाय है, वह उपाय है कि हमारे को यह देखना है कि क्या हमारे और जो हमारे घर के बड़े हैं, चाहे बेशक आप स्त्री पक्ष हो, चाहे बेशक आप जो है पुरुष पक्ष हो, उनके साथ हमारे विचार मिलते हैं या नहीं मिलते। ऐसा तो नहीं है हम अलग दिशा में जा रहे हैं, वो अलग दिशा में जा रहे हैं। क्या हमारे घर पे पुण्य कर्म ऐसे होते हैं जिनका भोग, जिनका पान हमारे पितरों पूर्वज करें, और जो वो भोग और पान करेंगे वही आशीर्वाद में उल्टा देंगे कि तुमने जो हमारे को दिया, हम नहीं फिर उसके आधार पर तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, खूब फलो फूलो। इस चीज़ का जो ध्यान रखेगा मीन राशि का जातक, उसको कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएगी कि जो उसको परेशान कर जाए। समस्या आएगी लेकिन सॉल्यूशन उससे पहले ही वहाँ पर उसका स्वागत कर रहा होगा, तो समस्या आएगी ही नहीं। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जो है मीन राशि का जातक है ध्यान रखे कि गोचरी कुंडली में जो 5 नंबर उसके छठे सेक्शन में आता है और वह सूर्य को बताता है, तो सूर्य के साथ हमारी जो ऊर्जा है वह मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो संघर्ष बना रहेगा, कर रही है तो संघर्ष तो बना रहेगा, लेकिन वो उसको कहा जाएगा मीठा संघर्ष। समझ जाइएगा इस बात को। केतु बाबा को समझ लेते हैं। आपकी शिकायत हो सकती है कि जीवन साथी हमें नहीं समझ पाया अभी तक। पहली बात है उसको समझाना ही क्यों है। उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, इस बात को स्वीकारोगे कि आपने भी उसको जो जैसा है उसको नहीं स्वीकारा है, इसलिए आप जनवाना चाहते हो कि देखो हम ये हैं और तुमने हमारी वैल्यू नहीं करी। प्रार्थना रहेगी आप अपने आप को आगे बढ़ाने में जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, आपका जीवन साथी तो क्या पूरे संसार आपको समझने लग जाएगा। पहले एक निष्ठता के साथ छोटी छोटी बातें, देखिए जिसने बड़ा बनना होता है ना वो किसी से ना बहस नहीं करता है,
छोटी छोटी बातों पे बहस नहीं करता है, केवल एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ ऐसी जवाब दे देता है, ना तो हाँ होती है ना होती है, संबंध भी मधुर बने रहते हैं और वो अपना मस्त रहता है। ज़्यादा परेशान कौन होता है कि मुझे वहाँ से ये चीज़ देखने को मिली, मेरे अनुरूप नहीं है, और जिसने आपको ये रिएक्शन दिया वो तो आराम से सो जाता है। पूरी रात्रि भर जो है परेशान बने रहते हो। थोड़ा सा यहाँ पर आदत बदलने की ज़रूरत है। प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा चींटियों की, काली चींटियाँ अगर हों, थोड़ी सी सेवा कर दीजिए, कुछ मीठा डाल दीजिएगा, बहुत सारी संतोष मिलने लग जाएगा आपको। आपकी शिकायतें वो थोड़ी सी दूर होने लग जाएंगी। और ये भी लंबे बैठे रहेंगे केतु बाबा यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, करते रहिएगा। अन्नदान महादान, सभी ग्रहों के दानों से ऊपर अन्नदान महादान। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। अष्टम भाव को समझ लेते हैं। अष्टम भाव की स्थिति यह है कि आपको भविष्य में ऐसा लग सकता है कि वर्तमान में ये बीज आ गए हैं कि भविष्य में हमारा जो है इतना मोटा खर्चा होने वाला है, उसको लेके पूरा घर डिस्टर्ब है और सारी टेंशन जो है हमारे ऊपर है। मैंने जो आपसे प्रार्थना की, इन्वेस्टमेंट होती है, सारी चीज़ खर्चे नहीं होती है, पहले तो उस बात पे ध्यान दे दीजिएगा। दूसरी बात यह चीज़ है कि कई बार कुछ घटना जो होती है वह बहुत सारे अवसरों को लेकर आती है। तो यहाँ जो अवसर है यह आपकी कमाई के साधन को प्रबल करने आया है, समझ जाइएगा इस बात का। इसलिए ये धारणा छोड़ो कि हम जो है अपनी जो है फीस जो है आप जिस भी प्रोफेशन में हम इतनी बना के रखेंगे या इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे। ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को भी आराम हो जाए और वह निरंतर आपके पास आता रहे। यह जो भावनाएं है ना मीन राशि वालों के विचारों में ही उलझ के रह जाते हैं। एक विचार से वे दूसरे विचार से वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, तीसरा नया विचार प्रकट कर लेते हैं। इस भावना से बचना है। जो जैसा काम होना है वह इस जगत में शनि को उच्च करके ही होगा, शनि के नियमों पे चल के ही होगा, क्योंकि लगन में आने वाले हैं, सेकंड स्टेज आ जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। फिर वह शासन लागू करवाएंगे, फिर आप कहोगे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा हृदय इस बात की इजाज़त नहीं देता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है, क्योंकि ये अष्टम सेक्शन है, यह भविष्य का सूचक भी है। आप थोड़ी सी आदतों में परिवर्तन ले आइए, फिर आप देखिएगा सुख तो हमारे समीप ही खड़ा हुआ है। भाग्य सेक्शन की बात मैं कर लेता हूँ, 10वें सेक्शन की बात कर लेता हूँ और 11वें सेक्शन की बात कर लेता हूँ। आपका जो भाग्य है, जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करोगे उतना ज़्यादा फैलेगा, जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करोगे उतना ज़्यादा फैलेगा। और ज्ञान अगर ग्रंथों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, टीचिंग्स के माध्यम से अगर आपको प्राप्त हो रहा है, गुरु तत्व के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह मूल है और बड़े लंबे समय तक ये चीज़ आपके काम आनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है। अच्छी आदतें, अच्छे गुणों को जितनी जल्दी धारण कर लो उतना ज़्यादा उत्तम प्रभाव बना रहता है। कर्म क्षेत्र की मैं बात कर लेता हूँ, लाभ सेक्शन की मिलाकर बात कर लेता हूँ। भाई काम क्या, काम धंधा का क्या और आने वाले लाभ का क्या। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग जो है ये राजयोग है। मेरे अनुभव में यह राजयोग तब बहुत ज़्यादा फलित होता है कि जब जातक जो कुछ भी करता है वह अपने पितरों, पूर्वजों, कुल के देवी देवताओं को समर्पित करते हुए आगे चलता है। हर जगह ये कोशिश करता है कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जिससे मेरे कुल में किसी भी मेरे पूर्वज का नाम खराब हो। भर भर के देता है फिर यह राजयोग। तो इसको बात को धारण कर लीजिएगा, क्योंकि ये मीन राशि जो है ये बहुत ज़्यादा जल के कारण प्रभावित रहती है। और जो जल तत्व है यानी जो पितृलोक है, जिसका जो सीधा संबंध स्वादिष्ठान चक्र से है, वहाँ पर सारे के सारे पितरों का जमावड़ा बना रहता है। यानी कि जो आपके संस्कार हैं जो जहाँ के जमा हो जाते हैं। तो होगा क्या, होगा यह है कि जिसका जितना ज़्यादा यह पक्ष खराब होगा उसका उतना ज़्यादा उदर खराब रहेगा। सूत्र दे रहा हूँ। और जिसका उदर जितना ज़्यादा उत्तम बना रहेगा, इसका मतलब कि पितृपक्ष से आने वाली जो ऊर्जा है वह लगभग संतुलित आ रही है। बाकी 1-2 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत लंबे समय से अगर उदर प्रभावित है तो हर हाल में आपका 10th सेक्शन, आपका 11th सेक्शन और ये 6ठा सेक्शन है प्रभावित बने हुए हैं। परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन संसार से ज़्यादा बड़ी है हमारे लिए। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा।
यह जो महीना है जनवरी महीना है, मीन राशि के जातकों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा साधन जुटवाने वाला है जिस साधन से उनके पास थोड़ा सा काम भी आएगा और उससे फिर धन भी आना शुरू होगा। और वह किस आधार पर होगा? भाग्य के लिए मैंने क्या प्रार्थना करी कि ज्ञान लेना शुरू कर दो, किसी भी प्रकार से ज्ञान लेना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके। 12वें सेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। मीन राशि के जो जातक हैं, मेरी एक निजी प्रार्थना रहेगी, आपके जो स्वामी हैं गुरुदेव हैं और वो सभी के गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर में इन्हीं के गुरु हैं, वो उनको पद दिया हुआ है, महादेव ने पद दिया हुआ है। गुरु का जो सम्मान होता है गुरु के आचरण को धारण करने से भी होता है, और गुरु का जो आचरण होता है वह सूर्य देव का जो प्रकाश है उसके उदय और अस्त के साथ भी प्रभावित होता है। तो प्रार्थना रहेगी, धन की स्थिति बहुत ज़्यादा उत्तम बनी हुई है, हालांकि थोड़ा सा खर्चा भी है। निजी प्रार्थना रहेगी कि जो जातक अपना रूटीन ठीक नहीं कर पा रहे हैं मीन राशि वाले, प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा प्रयास करिए, क्योंकि इसके लिए कोई उपाय नहीं है। इसके लिए आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति कि मेरा इतना अटूट संबंध बन चुका है मेरे लक्ष्य से कि मुझे नींद ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि रात भर आपने प्लानिंग करी और सुबह आपकी नींद ही नहीं खुल पाई। बार बार आप जो है आपने स्वीकार लिया, निद्रा को स्वीकार लिया, फिर अगले दिन वैसा ही हाल। एक निजी प्रार्थना रहेगी, इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। और मार्च तक थोड़ा सा आपको इस चीज़ में प्रभाव देखने को मिलेगा, और अप्रैल से ये रूटीन आपका बहुत ज़्यादा उत्तम होने वाला है। मौसम भी थोड़ा सा बदल जाएगा, अगर आपके क्षेत्र में उस प्रकार का प्रभाव है तो ये रूटीन आपका ठीक होने वाला है। लेकिन मैं तो अभी से आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और उसके पश्चात ये शुक्र है वह भी बलवान रहेगा, और शनि बाबा आ जाएंगे, वह भी बहुत ज़्यादा उत्तम है। ये दोनों ग्रह नियम के आधार पर बहुत ज़्यादा बलवान बने रहते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा उत्तम विषय। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि बहुत सारे नए बदलावों के साथ ये जनवरी महीना आरंभ होगा। कुल मिला के महीना जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा उत्तम जाने वाला है। अब मैं आपसे दो प्रार्थना करूँगा। एक प्रार्थना करूँगा जो मैंने बोला है कि आने वाले 5 साल आपके खूब मौज में जाएंगे, वह चीज़ आपको बताऊँगा शनि बाबा के संदर्भ में, जो मैंने कल ही स्कैनिंग में डीप स्कैनिंग पैनल पे जो काम करा था मीन राशि पे, जो चीज़ दिखी थी मैं प्रस्तुत करूँगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जो मीन राशि का साधारण जातक है, जिसको ये कंप्लेंट रहती है कि देखिए हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, इतने हमने जाप करवा लिए, घर घर में हमने इतने हवन करवा लिए, हम पूरा जैसा आप बताते हो ना उससे भी डबल चलते हैं, हम बहुत धर्म से चलते हैं, फिर भी हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता। अब हमारी आस्था टूटने लग गई है। अब हम क्या कुछ काम करें या सारे दिन ये उपाय ही करते रहें, या हर समय देखते रहें अब क्या होने वाला है, ओहो अब ऐसे होने वाला है, अब ये चीज़ होने वाली है। अगर ये शिकायत आपकी भी बनी हुई है तो यहाँ पर दिक्कत है आपके प्रारब्ध में, यानी कि नेगेटिव प्रारब्ध जो है अभी भी नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, इसलिए असर होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। समझिए आप मेरी बात को। तो छोटी सी प्रार्थना रहेगी, शिव महापुराण ले आइए, पढ़ना शुरू करिए हिंदी में, नेगेटिव प्रारब्ध जल के भस्म हो जाएगा। महादेव की शरण में चले जाइए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो शिव महिमन स्तोत्र आता है, थोड़ा सा लंबा है, संस्कृत थोड़ी सी हार्ड है, हिंदी में ले आइएगा, बड़ी सरलता से पुस्तिका मिल जाएगी। पुष्प दंत आचार्य द्वारा रचित शिव महिमन स्तोत्र, 108 दिन का संकल्प ले लीजिएगा। 2 पुस्तक ले आइएगा, एक रखिएगा मंदिर में। जिनको थोड़ा सा ज़्यादा वहम रहता है कि बहुत ज़्यादा नहा धो के करना है, वो वैसे कर लीजिएगा, नहीं तो एक पुस्तक अलग रख लीजिएगा कि हम समय नहीं दे पाए, हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, बैग में हमारे पास पुस्तक थी, हमने निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। नेगेटिव प्रारब्ध की जड़ें हिला देता है ये स्तोत्र। इतने वर्षों से मैं ये उपाय देता आ रहा हूँ। जब यहाँ मुझे देखता है कि हाँ मैंने उपाय दिए थे लेकिन असर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रारब्ध बहुत ज़्यादा प्रबल है, प्रारब्ध इतना ज़्यादा संघर्ष करवाने के पश्चात ही छोड़ेगा, तो वो हिलने लग जाता है। जो महादेव कर सकते हैं वह कोई और नहीं कर सकता। तो मैंने दोनों प्रार्थना कर दी। शिव में ले आइएगा, उसमें लगभग सारी चीज़ें ही कंप्लीट हो जाएंगी। यह भी देखा गया है कि शिव में स्तोत्र का जाप करने वाला जातक अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाता है जिससे उसके कुल का उद्धार होता है। समझिए, भले भाग्य में लिखवा के आया हो या नहीं लिखवा के आया हो, अटल है ये चीज़।
ये होगी बात, ये मैंने दे दिया उपाय। अब मैं बात कर रहा हूँ कि कल मैंने क्या चीज़ देखी है। देखिए क्या होता है, जातक की प्रकृति क्या होती है, जातक की प्रकृति होती है जब समय थोड़ा सा विपरीत आता है ना, तब वो हो भगवान, हे भगवान, हाय भगवान, तब ज़्यादा चिल्लाता है। समझ जाइएगा मेरी बात को, बहुत सीधे तरीके से समझा रहा हूँ। अब शनि बाबा आए हुए हैं और जीवन में उथल पुथल नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब जातक क्या करता है, जातक जाता है विद्याओं की तरफ कि हम साधना मार्ग पे चलेंगे, इसको करने से ये चीज़ ठीक हो जाती है, हम मंत्रों का जाप करेंगे। बहुत सारे जातक जो है वो ज्योतिष विद्या की तरफ भागेंगे। अब ज्योतिष विद्या की तरफ भागेंगे, बहुत सारे जातक उसमें यह देखेंगे कि फ्री में हमारे को कहाँ से कैसी सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए। अदरवाइज वो उसमें ही गोल गोल घूमते रहेंगे। बहुत सीधे तरीके से समझा रहा हूँ, सीधे तरीके से समझिएगा, जैसे आमने सामने बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना रहेगी उन जातकों से कि जो परेशान होकर विद्या का अनुसरण करेंगे, ज्योतिष विद्या का। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विद्वान हैं और बहुत सारी उनकी निजी गणना है, निजी एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका अपना क्या। मेरी प्रार्थना रहेगी आप सरल तरीके से कोई पुस्तक लेके आइए, गुरु तत्व को प्रणाम करिए। नहीं समझ में आता यानी कि सबसे बड़े गुरु, सबके गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति शिव, उस तत्व को प्रणाम करिए, वो सबके ही गुरु हैं, भले शरीर रूप से कोई गुरु हो या नहीं हो, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का मेरी। अब आपने रीड क्या करना है, रीड सबसे पहले ज्योतिष विद्या में आगे बढ़ने से पहले 9 ग्रहों की जो मूल प्रकृति है उसको रीड करना है। मान लीजिए शनि ग्रह है, ये किस किस अवस्था से प्रसन्न रहता है और क्या क्या अगर जीवन में मनुष्य ऐसी गलती करता है तो फिर ये फल खराब देता है। अगर आप इस सूत्र को समझ जाओगे तो जहाँ मर्जी कैलकुलेशन बैठती हो, जहाँ मर्जी बैठकर जहाँ मर्जी देख रहा हो, कोई गोचर देखने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी दिनचर्या से, अपने संस्कारों से अपना ग्रह ठीक कर लिया। समझ जाइएगा इस बात को। बाकी तो फलित है, गणना है, लगे रहिएगा, वो आगे की बात है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी जो बहुत ज़्यादा नई पब्लिकेशंस वाली बुक है उसके साथ साथ में पुस्तक की दुकान पे जाइएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि जो पुरानी बुक्स हो आपके पास वह हमें दीजिए, और जिससे कि हमारे को ग्रह का जो आचरण है, ग्रह की ऊर्जा है, वह पहले हमारे को समझनी है। उसके बाद हमने देखना है कि तीसरे भाव में क्या फल देता है, अष्टम भाव में क्या फल देता है, इस दृष्टि से देख रहा है तो क्या फल देता है, वक्री है तो क्या फल देता है। पहले ये देखना है कि ग्रह जो है वह किस आचरण से प्रसन्न रहता है, यानी कि ऊर्जा बड़ी अच्छी आती है, और हमारे किस आचरण से वह ऊर्जा को हम स्वयं ही खराब कर लेते हैं। और ग्रह जो है, कोई भी ग्रह हो, कैसा बैठा हो, मित्र राशि हो, शत्रु राशि हो, लगन के साथ अच्छा हो नहीं हो, जब हम इनके बारे में जानने का प्रयास करते हो यह मार्ग देते हैं। समझ जाइएगा इस बात का। तो ये थी छोटी सी बात, क्षमा चाहूँगा अगर आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया हो। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं